हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी शिक्षा में आपका पुनः स्वागत है। बायोलॉजी शिक्षा का ये दूसरा वीडियो है जिसमें हमने सीबीएसई बोर्ड और उत्तराखंड बोर्ड के जीव विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो कि विगत बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं और परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, पुष्पीय पौधों की भ्रूण पोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके एंडोस्पर्म में कितने गुणसूत्र होते हैं? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, A N, B 2N, C 3N और D 4N। तो हमें यहाँ पर सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि जो पुष्पीय पादप हैं उनमें भ्रूण पोष जो होता है उसमें कितने गुणसूत्र होते हैं। तो भ्रूणपोष का निर्माण होता है कि जो द्वितीयक केंद्रक है, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ दूसरा जो मेल गैमीट्स हैं, मेल गैमीट्स या मेल न्यूक्लियाई, ये संलयन करता है और यहाँ पर बना लेता है एक त्रिगुणित कोशिका जिसको कहते हैं भ्रूण पोष। तो ये 3N यहाँ पर त्रिगुणित होता है 3N, क्योंकि यहाँ पर जो है 3 केंद्रक यहाँ पर संलयित होते हैं और इस प्रकार ये गुणसूत्रों की संख्या इसमें हो जाती है 3N और इस संलयन को कहा जाता है त्रिसंलयन। तो जो राइट आंसर यहाँ पर होगा C 3N। अगला क्वेश्चन है, युग्मक बनने की क्रिया को कहा जाता है, क्या कहते हैं युग्मक बनने की क्रिया को? 4 ऑप्शन है, अंडजनन, दूसरा यहाँ पर दूसरा दिया हुआ है युग्मक जनन, तीसरा है कायिक विभाजन और डी इसमें है इनमें से कोई नहीं। तो युग्मक बनने की प्रक्रिया को कहा जाता है युग्मक जनन, जिसके तहत मेल और फीमेल गैमीट्स क्या होते हैं, बनते हैं। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है युग्मक जनन। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, परागकण का बाह्य चोल बना होता है, यानी कि ये जो परागकण है इसका बाहरी आवरण किसका बना हुआ होता है? डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे, ये इस प्रकार से पॉलन ग्रेन है, ये इसका बाहरी आवरण जिसको कहते हैं एक्साइन और ये भीतरी आवरण इसको कहा जाता है एंटाइन। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि परागकण का बाहरी चोल यानी कि एक्साइन किसका बना होता है? तो 4 ऑप्शन है, पहला पैक्टोसेलुलोज, बी लिग्नोसेलुलोज, सी स्पोरोपोलेनिन और डी पराग किट। तो जो बाहरी आवरण होता है वो बना होता है स्पोरोपोलेनिन का। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी स्पोरोपोलेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंड समुच्चय बना होता है यानी कि एग एपरेटस। तो यहाँ पर डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये एक मेचर एम्ब्रायो सेक है और इसमें विभिन्न सेल्स यहाँ पर दिखाई देती हैं। सबसे ऊपर निभाग की तरफ आप देख पा रहे हैं एंटीपोडल सेल्स जो कि संख्या में 3 है। यहाँ पर मध्य में 2 सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं जिसको कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई और ये मिल करके बना देते हैं द्वितीयक केंद्रक। इसी प्रकार नीचे अंडद्वार की तरफ आपको भी 3 कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं, एक मध्य में एग सेल है और उसकी जो है दोनों तरफ जो कि समान आकार प्रकार की होती हैं उनको कहा जाता है सिनर्जिड सेल। तो ये एग सेल और सिनर्जिड सेल दोनों मिल करके बना देते हैं अंड उपकरण, एग एपरेटस। तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है, अंड समुच्चय या अंड उपकरण, बात एक ही है। तो पहला ऑप्शन है अंड कोशिका, बी सहायक कोशिका, सी दोनों ए और बी और डी प्रति व्यासांत कोशिकाएं। तो जैसा भी मैंने यहाँ पर डायग्राम में आपको स्पष्ट किया है कि अंड उपकरण बनाता है एग सेल और जो सिनर्जिड सेल यानी कि सहायक या हेल्पर सेल्स भी इनको कहा जाता है, ये दोनों मिलकर के बना लेते हैं अंड समुच्चय। तो सी दोनों ए और बी, तो राइट यहाँ पर होना चाहिए आपका सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है,
परागकण होता है, यानी कि जो पॉलन ग्रेन है वो पॉलन ग्रेन किस प्रकार का होता है, यानी कि अगुणित, द्विगुणित या त्रिगुणित या चतुर्गुणित क्या होता है। तो पॉलन ग्रेन होता है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित और चतुर्गुणित। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो गैमेट्स होते हैं युग्मक, युग्मक हमेशा क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। अब चाहे मात्र कोशिका द्विगुणित है चाहे मात्र कोशिका अगुणित है, लेकिन युग्मक जो है कि हमेशा अगुणित ही होंगे। अगर जो है मात्र कोशिका अगुणित है, मात्र कोशिका की हम बात कर रहे हैं, मदर सेल की बात कर रहे हैं, अगर वो अगुणित है, मात्र कोशिका अगर अगुणित है, तो यहाँ पर होगा समसूत्री विभाजन और युग्मक जो बनेगा वो क्या होगा, अगुणित होगा। अगर मात्र कोशिका मदर सेल अगर जो है कहें द्विगुणित है, मात्र कोशिका अगर कहें द्विगुणित है, तो वहां पर होगा अर्धसूत्री विभाजन और जो युग्मक बनेगा वो क्या होगा, अगुणित होगा, एन। क्लियर। तो यहाँ पर परागकण जो है अगुणित होता है, तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। टेपेटम का कार्य यहाँ पर जो आपको फिल करना है, क्या कार्य है। 4 ऑप्शन है, यहाँ पर दिए हुए हैं 4 ऑप्शन, और पहला इसमें दिया हुआ है आपको सुरक्षा, बी पोषण, सी श्वसन और डी उपरोक्त सभी। तो टेपिटम सबसे भीतरी परत होती है और इसका काम होता है कि जो पॉलन ग्रेन है उनको पोषण देना, यानी कि उनका न्यूट्रिशन करना। तो यहाँ पर बी वाला जो ऑप्शन है पोषण, अर्थात बी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो टेपिटम का कार्य कई बार अगर प्रश्न में आए तो आपको लिखना है पोषण प्रदान करना। अगला है, निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है। कीटभक्षी यानी कि जो इंसेक्ट को क्या करते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं, उनको कहा जाता है कीटभक्षी। अब ये कीटभक्षी पौधे जो है कीटों का भक्षण क्यों करते हैं, क्योंकि ये ऐसे स्थानों पर उगते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों का भक्षण करते हैं। तो यहाँ पर हमको बताना है कि इनमें से कौन कीटभक्षी पौधा है। तो पहला इसमें ए है ड्रोसेरा, बी नेफेंथीज, सी ए और बी दोनों, और डी हाइड्रिला। हम देखते हैं कि हाइड्रिला एक जलीय पौधा है और ड्रोसेरा और नेफेंथीज दोनों जो है के हैं कीटभक्षी है, इसलिए सी ए और बी दोनों। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 14 है, तो सिनर्जिट सेल में इसकी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर है 14, बी है 21, सी है 7, डी है 28। तो ये द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या है 14। ये द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या है 14। तो सिनर्जिस सेल्स में इनकी क्या संख्या होगी। तो जो सिनर्जिस सेल्स हैं ये अगुणित होते हैं, तो 14 का अगर हम आधा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन हो जाएगा 7। तो सिनर्जिस सेल्स में 7 गुणसूत्र होते हैं। अगला प्रश्न देखें, एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है। अभी हमने ऊपर क्वेश्चन पर हमने चर्चा की थी कि जहां पर आया था कि जो फ्लावरिंग प्लांट है उनका भ्रूणपोष किस प्रकार का होता है, तो हमने वहां पर देखा था वो होता है 3N यानी कि त्रिगुणित। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि ये जो एंडोस्पर्म है ये किसे पोषण देता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, ए बीज, बी फल, सी एंडोस्पर्म, डी भ्रूण। तो एंडोस्पर्म जो है पोषण देता है भ्रूण को, जो एम्ब्रायो है उसको जो है कि है पोषण देने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त बीजी में निषेचन होता है। जो आवर्त बीजी पौधे हैं उनमें निषेचन कहां पर होता है। 4 ऑप्शंस हैं, न्यूसिलस में, न्यूसिलस में, दूसरा दिया हुआ है भ्रूणकोश में, तीसरा दिया हुआ है अंडाशय में, और डी है ओव्यूल में। तो जो निषेचन की प्रक्रिया होती है, जब हमने भ्रूणकोश के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि यहाँ पर अंड द्वार की तरफ 3 सेल्स
ये हो गया एग सेल, और ये दोनों जो है क्या हैं, सिनर्जिड सेल्स। ये ठीक है। तो पोलन ग्रेन जब वर्तिकाग्र पहुंचते हैं तो उनका अंकुरण होता है, और वहां से एक पोलन ट्यूब बनता है, और उसके साथ साथ मेल जो न्यूक्लियाई होते हैं वो भी बीजांड से होते हुए भ्रूण कोश में पहुंचते हैं, और इस प्रकार से यहाँ फ्री हो जाते हैं, और एक मेल गैमीट्स एग सेल के साथ फ्यूजन कर लेता है, और एक जो है द्वितीय केंद्र के साथ फ्यूजन कर लेता है। तो एग सेल के साथ जो मेल गैमीट्स फ्यूजन कर रहे हैं तो उस प्रक्रिया को कहते हैं निषेचन, और एक द्विगुणित कोशिका बनती है जिसको कहा जाता है जाइगोट। तो इस प्रकार से हम ये देख पा रहे हैं कि जो निषेचन है आवर्तबीजी में वो हो रहा है कहाँ, भ्रूण कोश में। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, भ्रूण कोश। अगला क्वेश्चन है, निषेचन के बाद बीज के बीजावरण किससे बनता है? यानी कि जब निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है तो जो बीज का जो क्या है बाहरी आवरण है, बीज का बाहरी आवरण जिसको कहते हैं बीजावरण, वो किससे बनता है? 4 ऑप्शन है, एम्ब्रायोसेक, इंटेगुमेंट्स, ओव्यूल और चैलेजल रीजन से। तो बीजावरण का जो निर्माण होता है यानी कि बीज चोल का जो निर्माण होता है वो होता है इंटेगुमेंट यानी कि अध्यावरण से होता है। तो ये अध्यावरण बनाते हैं बीज चोल। अगला क्वेश्चन है, एम्ब्रायोसेक के प्रवेश करते समय पराग नलिका में होते हैं, यानी कि जब एम्ब्रायोसेक में पराग नलिका प्रवेश करती है उस समय पराग नलिका में क्या होते हैं? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ए 2 नर युग्मक, 2 नर केंद्रक, 4 नए युग्मक और 3 नर युग्मक। तो इसमें जो पराग नलिका है उसमें होती हैं 2 मेल गैमेट्स। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ए, मेल गैमेट्स। अगला है यहाँ पर, आवर्त बीजी में भ्रूण पोष होता है। ये प्रश्न पहले भी आए हैं, तो सीधा सीधा हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो आवर्त बीजियों में जो भ्रूण पोष होता है, एक ऐसा भाग है भ्रूण पोष केवल जो कि क्या होता है, त्रिगुणित होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत कौन सी है? 4 ऑप्शन है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, टैपिटम और ये मध्य परत। एपिडर्मिस जो है कि सबसे बाहर का है, एंडोथीशियम उसके ठीक नीचे वाला भाग है, मध्य परत एंडोथीशियम के नीचे दोहरे तिहरे जो है कि हैं परतों वाली होती हैं, और सबसे भीतर वाला होता है टैपिटम। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, टैपिटम, जो कि आपको पूर्व वाले या इससे पहले वाले प्रश्न में कहा था किसका काम होता है कि जो पॉलन ग्रेन है उन पराग कणों का क्या करना, पोषण करना, ये टैपिटम का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला प्रश्न यहाँ पर है, परागकण किसका प्रतिनिधित्व करता है? जो पॉलन ग्रेन है वो किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन, नर युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद, सी ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो परागकण है जैसा कि हमने देखा था कि जब इसका जर्मिनेशन होता है तो ये इसका जो केंद्रक है 2 केंद्रकों में या 2 सेल्स बना लेता है, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल, और इसी जनरेटिव सेल से जो है कि आगे चल करके 2 मेल गैमेट्स का जो है कि है निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो परागकण है वो किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो वो कर रहा है नर युग्मकोद्भिद का। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, परागकण का बाह्य चोल किससे बनता है? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो इसका सीधे सीधे आंसर यहाँ पर है स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री केसर का भाग निम्न में से कौन सा है? पहला है वर्तिकाग्र,
दूसरा बी वर्तिका, सी अंडाशय और डी इनमें से सभी। तो यहाँ पर हम स्त्री केसर ये जायंग की संरचना है और ये इसका सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है इसको हम कहते हैं वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको कहा जाता है वर्तिका या स्टाइल। और ये नीचे का भाग होता है जो चौड़ा भाग है यहाँ पर, ठीक है, इसको कहा जाता है अंडाशय या ओवरी। तो इस प्रकार हम यहाँ पर जो है देख पा रहे हैं कि स्त्री केसर का भाग निम्न में से कौन सा है। तो ये वर्तिकाग्र भी है, वर्तिका भी है, अंडाशय भी है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है दिया हुआ कि एक भ्रूण पुटी में दो प्रकार के संलयन, युग्मनज संलयन तथा त्रिसंलयन स्थान लेते हैं। इस परिघटना को क्या कहते हैं? यानी कि भ्रूण कोश में जो निषेचन की जो प्रक्रिया है वो ये कह रहा है कि एक बार में युग्मनज संलयन और एक बार में यहाँ पर त्रिसंलयन का स्थान है। तो इसको, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जब एक नर युग्मक एक्सेल के साथ संलयन करता है तो यहाँ पर बना लेते हैं एक द्विगुणित कोशिका जिसको कहते हैं जाइगोट, और इस प्रोसेस को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन या सत्य निषेचन इसको कहा जाता है। दूसरा जो नर युग्मक है ये द्वितीयक केंद्रक के साथ संलयन करता है और ये बना लेता है यहाँ पर प्राथमिक भ्रूण पोष जो कि 3N होता है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि निषेचन की जो क्रिया है कि यहाँ पर दो बार हो रही है, तो इसलिए इसको कहा जाता है दोहरा निषेचन। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन इसको कहा जाता है। और डबल फर्टिलाइजेशन के बाद ही ये भ्रूण पोष बनता है और ये भ्रूण पोष बढ़ते हुए जो भ्रूण है उसको क्या करता है? पोषण देने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, कीटों द्वारा परागण को कहते हैं, यानी कि कीटों के द्वारा जब परागण होता है तब उसे क्या कहते हैं? चार ऑप्शन है, ऑर्निथोलॉजी, एंटोमोफिली, हाइड्रोफिली और चिरप्टेरोफिली। तो कीटों द्वारा जब परागण की क्रिया होती है तो उसको कहते हैं कीट परागण, और यहाँ पर बी वाला ऑप्शन एंटोमोफिली उसको जो है कहा जाता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, पराग कण के बाह्य चोल में सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार से जो पोलन ग्रेन है उस पोलन ग्रेन के बाहरी जो आवरण है जिसको हम एक्साइन बोलते हैं, और जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि एक्साइन स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई होती है, तो इस पार्ट पर जहां पर स्पोरोपोलेनिन नहीं है वहां पर ये छोटे छोटे रंध्र होते हैं। इस प्रकार से ये रंध्र होते हैं, ये छिद्र होते हैं, और इन छिद्रों को कहा जाता है जनन छिद्र। क्या कहा जाता है इनको? जनन छिद्र। तो जब पोलन ट्यूब जब निकलता है तो इन्हीं जनन छिद्रों से होकर के बाहर निकलता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो चार ऑप्शन हैं, बाह्यचोल, अंतःचोल, जनन छिद्र और जनन कोशिका, तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा जनन छिद्र। अगला क्वेश्चन यहां पर है, पराकोश एक चार कोशीय संरचना होती है जिसमें चार किनारों पर क्या समाहित होती है? तो जो पराकोश है वो बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड यानी कि दो लोब होते हैं। इस प्रकार से एक ये लोब हो गया और एक ये, प्रत्येक लोब में जो है दो दो कक्ष होते हैं। ये देखिए दो कक्ष, कुल मिलाकर के ये चार कक्ष होते हैं। ठीक, तो ये कह रहा है कि जिनमें चार किनारों पर क्या समाहित होते हैं। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, लघु बीजाणुधानी, परागपुटी, टेपिटम और जीवद्रव्य। तो यहाँ पर इनको कहा जाता है लघु बीजाणुधानी। ठीक है, ये लघु बीजाणुधानी, और इसी में पोलन ग्रेन बनते हैं। ये पोलन ग्रेन इन्हीं लघु बीजाणुधानियों में बनते हैं।
अगला क्वेश्चन है, एनाट्रोपस बीजांड होता है। हमने बीजांड की संरचना और उसके प्रकारों पर हमने चर्चा की थी, जिसमें ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमीट्रोपस, कंपाइलोट्रोपस, ये बहुत सारे बीजांड के प्रकारों पर हमने चर्चा की थी। तो ऑर्थोट्रोपस आप देखते हैं कि सीधा होता है, यानी कि उसमें बीजांड द्वार, निभाग, बीजांड वृंत एक सीध में होते हैं। यहाँ पर जो एनाट्रोपस बीजांड की बात की जा रही है, तो 4 ऑप्शन है, सीधा, उल्टा, गोल और वक्र। तो बीजांड की संरचना अगर हम एनाट्रोपस की बना लेते हैं तो इस प्रकार से ये बनता है। ये देखिएगा, ये तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये हो गया फ्यूनिकिल, ये हो गया माइक्रोपाइल, और ये हो गया यहाँ पर चैलेजा। तो यहाँ पर एनाट्रोपस जो बीजांड है, ये होता है उल्टा, और अधिकांश पौधों में एनाट्रोपस प्रकार का बीजांड ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आवर्तबीजी पादप में बीज के निर्माण के समय द्वितीयक केंद्रक परिवर्तित हो जाता है। यानी कि जो आवर्तबीजी जो पौधे हैं, बीज निर्माण के समय जो द्वितीयक केंद्रक है, बारंबार ऊपर भी आ चुका है कि जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है, और सेकेंडरी न्यूक्लियस मैंने आपको कहा था कि 2 पोलर न्यूक्लियस से जो है क्या है, बनता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो ये किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, भ्रूण में, भ्रूणपोष में, बीजपत्र में और बीजचोल में। तो द्वितीय केंद्रक परिवर्तित हो जाता है भ्रूणपोष में, और आवृतबीजी पौधों का एक यही भाग है भ्रूणपोष, जो कि त्रिगुणित अर्थात 3n होता है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, परिभ्रूणपोष यानी कि पेरिस्पर्म किसका बचा हुआ भाग होता है? 4 ऑप्शन है, बीजांडकाई, भ्रूण, भ्रूणपोष और अध्यावरण। तो जो पेरिस्पर्म होता है वो न्यूसेलस यानी कि बीजांडकाई का बचा हुआ शेष भाग होता है परिभ्रूणपोष। ठीक है, इस प्रकार हमने कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों पर जानकारी प्राप्त की, और जैसे कि मैं कह चुका हूं कि परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, और कई बार ये क्वेश्चन जो है कि पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, उनका आंसर अच्छे से तैयार करें, ताकि आप परीक्षा में एक बेहतर आंसर लिख सकें और अच्छे मार्क्स आप प्राप्त कर सकें। इसी प्रकार के वीडियो लेकर के आगे हम नेक्स्ट सेशन में उपस्थित होंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए इजाजत, और मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों द्वारा परागण को कहते हैं, यानी कि जिन पौधों में कीटों के द्वारा पॉलिनेशन होता है, उस पॉलिनेशन को क्या कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन यहाँ पर है, ऑर्निथोफिली, एंटमोफिली, हाइड्रोफिली और डी है चिरोप्टेरोफिली। तो कीटों के द्वारा परागण को कहा जाता है कीट परागण। जैसे अंजीर हो गया, सैलविया, सूरजमुखी, ऑक, ये कुछ एग्जाम्पल है जिनमें कीटों के द्वारा पॉलिनेशन होता है। कीटों द्वारा पॉलिनेशन को कहा जाता है कीट परागण। यहाँ पर बी वाला जो ऑप्शन है एंटोमोफिली इज राइट आंसर है। तो कीटों द्वारा परागण को कहते हैं एंटोमोफिली। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है,
परागकण के बाह्य चोल में सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर जो है ये एक पोलन ग्रेन, ये इसकी बाहरी आवरण। तो यहाँ पर जो है जहाँ पर स्पोरोपोलिनिन नहीं होता है तो वहाँ पर कुछ छिद्र होते हैं, और इन छिद्रों को ये पूछ रहा है, या उन द्वारकों को ये पूछ रहा है, उन रंध्रों को पूछ रहा है क्या कहते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, बाह्य चोल, अंतःचोल, जनन छिद्र और जनन कोशिका। तो इन छिद्रों को कहा जाता है जनन छिद्र कहते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, जनन छिद्र। अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, प्राकोष एक 4 कोशीय संरचना होती है जिसमें 4 किनारों पर क्या समाहित होती है। तो जो प्राकोष है, प्राकोष बाइलोब्ड होता है, यानी कि 2 पिंडों में बटा होता है, और प्रत्येक पिंड में 2 चैम्बर होते हैं, कक्ष। तो कुल मिलाकर के इसमें होते हैं 4 कक्ष। तो इन्हीं 4 कक्षों में इनको कहा जाता है लघु बीजाणु धानी। तो इसी में होते हैं पोलन ग्रेन का निर्माण। तो ये पूछ रहा है 4 किनारों पर क्या समाहित होती है, तो ऑप्शन ए लघु बीजाणु धानी इज राइट हो जाएगा यहाँ पर। तो ये लघु बीजाणु धानी। अगला क्वेश्चन है, और अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, एनाट्रापस बीजांड होता है। तो 4 ऑप्शन है, सीधा, उल्टा, गोल और वक्र। तो एनाट्रोपस, जब हम बीजांड और बीजांड के प्रकार पर हमने चर्चा की थी, तो वहां पर जो ऑर्थोट्रोपस है वो सीधा होता है। एनाट्रोपस जब हमने देखा था, एनाट्रोपस बीजांड, तो एनाट्रोपस बीजांड कुछ इस प्रकार से हमको दिखाई देता है। ये इस प्रकार से ये एनाट्रोपस बीजांड। एनाट्रोपस जो बीजांड है वो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, वो कैसा होता है, उल्टा। तो ये इसका जो है क्या है, ये ब्रिंथ वाला भाग, इसको कहते हैं फ्यूनिकल। यहाँ पर एक छोटा सा छिद्र होता है, इसको कहा जाता है माइक्रोपाइल। ये जो है इसका चैलेजा वाला भाग है। यहाँ पर ये बाहरी आवरण, इनको कहा जाता है, इनको इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट्स इनको कहा जाता है। ये यहाँ पर जो है न्यूसेलस, ये है न्यूसेलस। ये मध्य में एम्ब्रायोसेक, और इसी एम्ब्रायोसेक में एग सेल, सिनर्जिस सेल, द्वितीयक केंद्रक और एंटीपोडल सेल्स होते हैं। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि एनाट्रोपस जो बीजांड है वो कैसा है, उल्टा। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा उल्टा, बी, उल्टा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, आवर्त बीजी पादप में बीज के निर्माण के समय द्वितीयक जो केंद्रक है किसमें परिवर्तित हो जाता है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर, भ्रूण में, भ्रूणपोष में, बीजपत्र में और बीजचोल में। तो ऊपर इससे पूर्व भी क्वेश्चन इस प्रकार के लगभग आ चुके हैं। तो इसमें वहां पर हमने जब देखा तो जो द्वितीयक केंद्रक है वो बदल जाता है किसमें, भ्रूणपोष में। तो ये एक त्रिगुणित संरचना होती है, ठीक है। और इसमें 3 केंद्रकों का संलयन होता है, इसलिए इसको कहते हैं त्रिसंलयन, भी इसको कहा जाता है, त्रिसंलयन, ठीक है। और जो इससे बनने वाली जो कोशिका है वो है भ्रूणपोष, और भ्रूणपोष क्या होता है, 3N यानी कि त्रिगुणित। और आवर्तबीजी पादपों का ये एक ऐसा भाग है भ्रूणपोष जो कि त्रिगुणित होता है। अगला क्वेश्चन है, परिभ्रूण पोष पेरिस्पर्म किसका बचा हुआ भाग, किसका शेष बचा हुआ भाग है। ए बीजांडकाई न्यूसेलस, भ्रूण एम्ब्रायो, भ्रूणपोष एंडोस्पर्म, और डी अध्यावरण इंटेगुमेंट। तो जो परिभ्रूण पोष है वो बीजांडकाई का शेष भाग है, बचा हुआ भाग होता है। तो इस प्रकार हमने आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके उत्तरों पर चर्चा की, जो कि परीक्षा में इससे पूर्व पूछे भी गए हैं और पूछे जाते हैं। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण कुछ और प्रश्नों को लेकर के हम पुनः अगले सेशन में फिर से हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप इन प्रश्नों का अभ्यास कर लें, वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और
अगले वीडियो जल्द ही आपके सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा कुछ और नए और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए इजाजत। धन्यवाद।